जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10th गणित का पहला चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या है, उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने वाले हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 40 तक प्रश्नों का हल किया था। आज 40 से आगे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इस वीडियो में जितने भी आप प्रश्न देख रहे हैं ये सभी VVI है। इसके अंदर से ही आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं गणित में आपका अच्छा नंबर आए तो आप लोग को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसके अंदर से ही आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 41 नंबर प्रश्न है, यदि a बराबर 2 का पावर 3 गुणा 3 गुणा 5 और b बराबर 2 का पावर 4 गुणा 5 गुणा 7, तब लॉस है यानी ab का लॉस क्या होगा। यहाँ पर मान लीजिए a कोई संख्या है जिसको तोड़ने पर इसका फैक्टर आ गया है इतना, 2 का पावर 3 गुणा 5 आ गया, और b कोई संख्या जिसे तोड़ने पर इतना है, इसका फैक्टर आ गया 2 का पावर 4 गुणा 5 गुणा 7 के रूप में है। तो ab का लॉस यानी a और b का लॉस। तो यहाँ पर फैक्टर दे ही दिया, इसका तोड़ दिया है, तो आपको लॉस निकालना है। तो लॉस में क्या होगा, देखिए सबसे पहले देखना होता है इन दोनों में कोई संख्या जो है मतलब कि मैच कर रहा है, यानी कोई इसमें दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ मतलब कि दोनों में होना चाहिए। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन दोनों में देखना है किसका संख्या अधिक है। यहाँ पर देखिएगा तो 2 का पावर 3 है और यहाँ पर 2 का पावर क्या है 4। 2 का पावर 3 का मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 जो है 3 बार गुणा में है, और 2 का पावर 4 का मतलब 2 यहाँ पर मतलब कि 4 बार गुणा में। तो जो अधिक बार रहेगा उसी को लिखते हैं, यानी जिसका घात अधिक होता है उसे ही एलसीएम में लिखा जाता है। तो यहाँ पर 2 का पावर 3 है तो इसको नहीं लेंगे, यहाँ पर 2 का पावर 4 है अधिक है इसलिए 2 का पावर 4 को ले लेंगे, ठीक है, गुणा लगाएंगे। यहाँ पर 3 है, इसमें 3 कहीं दिख रहा है नहीं, तब जब एक ही कोई संख्या हो और इसमें भी मतलब कि 9 हो, तो इसमें भी 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो इस 3 को लिख लेंगे। अगर इसमें भी एक 3 होता तो इन दोनों के बदले एक ही 3 लिखते, लेकिन इसमें एक 3 होता और इसमें 2 3 होता तो 2 3 को लिखते, एक 3 को छोड़ देते हम, ठीक है। तो इसमें भी अकेला 3 था तो 3 को लिख लेंगे, गुणा लगाएंगे। इसमें भी एक 5 है और इसमें भी एक 5 है, दोनों में एक एक बार 5 है तो एक 5 लिख लेंगे, ठीक है, गुणा। इसमें 7 नहीं है और इसमें 7 है तो इस 7 को लिखेंगे और इन सभी को आपस में गुणा कर देंगे। इन सभी को आपस में गुणा करेंगे तो 1680 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए, 42 नंबर प्रश्न है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यहाँ पर बोल रहे हैं m एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक m जो है m धनात्मक पूर्णांक है, यानी m के जगह पर आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक रख सकते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 ऐसे करके रख सकते हैं, आप जो चाहे रख सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है, धनात्मक का बात किया तो आप माइनस में नहीं ले सकते, m का मान जब भी आएगा प्लस में ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होना चाहिए, यानी विषम संख्या का रूप होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट ट्रिक क्या है, आपको m को भूल जाना है, m को भूल जाना है। आप अगर बारी बारी से m का मान रख कर चेक करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आप m को भूल जाइए, ठीक है। अब देखिए जो संख्या दिख रहा है उसको जोड़ना है, m को छोड़ दिए तो आपको यहाँ पर 4 और 2 दिख रहा है, तो 4 को और 2 को जोड़ने पे कितना आ जाएगा 6। 6 बताइए सम संख्या है विषम संख्या, तो 6 जो है सम संख्या, तो सम संख्या नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या का बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8। ये 8 क्या है, एक सम संख्या, यहाँ पर विषम पूर्णांक लेना है, विषम संख्या लेना है, तो ये तो होगा नहीं, इसको छोड़ देंगे। अब 4 को 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5। 5 क्या है, सम संख्या या विषम संख्या, तो विषम संख्या, बस इसको जोड़ने पर विषम संख्या आ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विषम पूर्णांक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा क्या होगा। आपको पता है कि लौसा का सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। सूत्र होता है यहाँ से कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है मौसा गुणा लसा, यानी HCF गुणा LCM, HCF गुणा LCM ये होता है, बट होता है, ठीक है। अब दो संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है 2166, तो दो संख्याओं के गुणनफल की जगह पर आप 2166 रख सकते हैं, बिल्कुल बराबर HCF गुणा LCM। HCF का मान दिया आपको 19, यानी HCF यानी मौसा 19 दिया है, ठीक है, गुणा
एलसीएम यानी लॉस आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका मान तो दिया नहीं है, तो एलसीएम की जगह पे एलसीएम ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए 19 जो है गुणा में बराबर किधर आएगा, तो भाग में चला जाएगा यानी बट्टा में। तो 19 से 2166 को काट देंगे, तो 19 से 2166 को काटेंगे तो 144 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप करके बना लीजिएगा तब, या डायरेक्ट यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल में मौसा से भाग दे देंगे तो आपका लॉस निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप काम कीजिए, 2166 लिख लीजिए, आप 19 से भाग दे देंगे तो 19 से 2166 114 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब भाग देकर देख लीजिएगा, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 44 नंबर प्रश्न है, संख्या 2.13113 ऐसे करके आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें आप ध्यान दीजिएगा, 2 दशमलव के बाद देखिए संख्या का कोई रिपीट नहीं हो रहा है। 13 है, उसके बाद 113, 1113, 11,013 ऐसे करके जा रहा है, यानी संख्याओं का रिपीट नहीं हो रहा है, बदल बदल कर संख्या आ रहा है। ठीक है, आपको देखने में लग रहा होगा 13 नहीं है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 113 आ गया, यहाँ पर 1113, यहाँ पर 11,013 ऐसे करके बढ़ रहा है आगे। तो जब ऐसा हो तो हमेशा ये अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि ये ऐसा होता कि 2.1313 ऐसे करके यानी संख्या का लगातार रिपीट होता तो इसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन 2 के बाद दशमलव यानी दशमलव के बाद संख्या का रिपीटे नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। यदि दशमलव के बाद संख्याओं का एक ही जैसा रिपीट होता है यानी पुनरावृत्ति होता तो उसे क्या कहते हैं हम? परिमेय। लेकिन यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, यहाँ पर अनावृत्ति है, यानी मतलब कि संख्या बदल बदल के आ रहा है, तो ये अपरिमेय होता है। इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 45 नंबर प्रश्न है, पाई बट्टा 3 है, एक परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या की पूर्णांक संख्या। तो जब भी आपको सवाल में पाई दिख जाए ना, तो पाई हमेशा क्या होता है? पाई अपरिमेय संख्या होता है। यानी जब पाई का आप मान निकालिएगा ना, तो दशमलव में ये बदल बदल कर इसे संख्या आते रहता है, ये इसका अंत नहीं होता है। ठीक है, इसलिए पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पाई बटा 3 क्या होगा, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, और जब अपरिमेय संख्या में आप एक परिमेय संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो जब भी आपको सवाल में ऐसा दिख जाए कि पाई है दिया, तो आपको बिना कुछ करे आपको टिक लगा देना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, या पाई में आप किसी भी संख्या से भाग दे दें तो अपरिमेय संख्या ही रिजल्ट लिख लेगा। इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या यहाँ से पूछा जा रहा है। एक तो नियम अपरिमेय संख्या दशमलव में रहता है हमेशा, उसका मतलब कि दशमलव के बाद उसका मतलब कि अंत्य नहीं होता है। और एक होता है जो रूट के अंदर में जो संख्या रह जाएगा, रूट के अंदर में जो रह जाएगा, रूट से बाहर कभी नहीं निकलेगा, वो आपका अपरिमेय संख्या होता है। और जो रूट से बाहर निकल जाता है वो परिमेय संख्या होता है। तो इन चारों ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, वही आपका अपरिमेय हो जाएगा। जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो तो परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पर आइए, ऑप्शन ए में देखिए 17 क्या कभी रूट से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, तो यही आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें 100 का, यानी रूट के अंदर में 100 है तो 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 गुणा 10 रूट के अंदर में जोड़ा लग जाता है तो बाहर निकल जाता है। तो 100 को तोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। जैसे 4 को तोड़ेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर रूट 16 प्लस रूट 25 है, तो 16 को तोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, और 25 को तोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 9। ये तो रूट से बाहर निकल जा रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में जो आपको रूट 17 दिख रहा है वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। ध्यान दीजिएगा, अशून्य कहने का मतलब होगा कि शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य संख्या नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, शून्य जो है एक परिमेय संख्या, शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p बटा क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, इसे p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो शून्य जो है एक आपका परिमेय संख्या, इसलिए यहाँ पर बोल दिया कि अशून्य परिमेय, यानी शून्य को छोड़कर कोई और परिमेय संख्या। तो मान लीजिए, आप ध्यान दीजिएगा, जब आप एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो रिजल्ट हमेशा निकलता है अपरिमेय। जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँ कि 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 3, 4, 5 जो भी लिख लो सभी परिमेय संख्या, रूट से बाहर है तो परिमेय संख्या है। 2 आपका क्या है? एक परिमेय संख्या। ये अशून्य है क्योंकि ये शून्य नहीं है, तो 2 क्या है आपका? एक परिमेय संख्या। ठीक है, और यहाँ पर मैं ले लूँ रूट 3, ये क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल बताना है। इन दोनों को गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 2 रूट 3 आ जाएगा। 2 रूट 3 क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। तो याद रखिएगा, जब भी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा किया जाता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
48 नंबर प्रश्न है कि √3 है, बताइए √3 क्या है। तो एक बात बतलाइए, रूट के अंदर में से कभी 3 बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो जब रूट के अंदर से कोई संख्या बाहर नहीं निकलता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 49 नंबर प्रश्न है 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात। सबसे पहले आपको देखिए, आप तो लसा और मसा का अनुपात पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले 2, 10 और 20 का लसा निकालेंगे, क्योंकि आगे लसा का बात हुआ है, उसके बाद मसा निकालेंगे। तो 2, 10 और 20 का आप लसा निकालेंगे तो 20 ही आएगा। आप निकाल लीजिएगा, ऐसे करके आप निकालते रहिएगा। ठीक है, तो 2, 10 और 20 का जो है लसा आपका 20 आएगा। ठीक, उसके बाद से बोल रहा है मसा निकालने के लिए। 2, 10 और 20 का मसा जो है आपका 2 ही आएगा। ठीक है, 2, 10, 20 का आप मसा निकालेंगे तो क्या आएगा? 2। और इनका अनुपात पूछा जा रहा है। अनुपात मतलब क्या होता है? बट्टा। यानी आप इसे लिख सकते हैं 20/2, क्योंकि हमारा लसा क्या आया था? 20 और मसा क्या आया था? 2। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 से 10 20, यानी 10/1 मतलब इस अनुपात में आप यहाँ तो लिख सकते हैं 10:1। 10 देखिए 1 कौन से ऑप्शन में है? तो आप कहेंगे कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न है कि 6, 8, 22 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। तो आपको काम क्या करना है, 6, 8 और 22 का आपको एलसीएम ले लेना है, यानी लसा निकाल लेना है। तो 6, 8 और 22 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 264 आ जाएगा। ठीक है, 264 आएगा, आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद से आपसे मसा निकालना है। 6, 8, 22 का जब आप मसा निकालेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा। और इन दोनों का क्या पूछ रहा है? अनुपात। आप 264/2 लिख सकते हैं, 264/2 लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है बट्टा। 264/2। अरे देखिए यहाँ पर समझिए, 6, 8, 22 का लसा और मसा का अनुपात। सबसे पहले लसा निकाल लेंगे इनका। ठीक है, आप जैसे निकालते हो निकाल लीजिएगा। फिर मसा निकाल लेंगे इनका, और क्या करेंगे? मसा से लसा में भाग दे देंगे, क्योंकि लसा ऊपर आएगा हमेशा, क्योंकि आगे है। अब इसको भाग दे रहा है तो 2 एकम 2 और 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, यानी 132/1। यानी इसे ही हम जब अनुपात में लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं 132/1। 132/1 देखिए कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन ए में दिख रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा।